नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था आखिर बनती कैसे है? आज हम भारत की इसी आर्थिक मशीन के हर पुर्जे को खोलकर देखेंगे। उन बुनियादी चीजों से लेकर जो इसे ताकत देती हैं, उन जटिल सिस्टम्स तक जो इसे चलाती हैं। तो असल में सवाल ये है, जमीन के नीचे दबे एक मिनरल से लेकर एक पूरे देश में लागू होने वाले टैक्स तक, एक चलती फिरती फलती फूलती इकॉनमी बनाने के लिए आखिर लगता क्या क्या है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ठीक हमारे पैरों के नीचे से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के कुदरती खजानों की, वो रॉ मटेरियल्स जो देश की इंडस्ट्रियल ताकत की नींव हैं। शुरुआत करते हैं कोयले से, जिसे इंडस्ट्री की रोटी भी कहते हैं। सही भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए एनर्जी का सबसे बेसिक सोर्स है और दामोदर वैली इसके भंडारों का एक बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन हाँ, इस जरूरी रिसोर्स की एक कीमत भी है, जिसकी वजह से दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। ये स्लाइड देश के मिनरल वेल्थ को अलग अलग इलाकों से जोड़ती है। देखिए, उड़ीसा में मयूरभंज की खदानें लौ अयस्क के लिए, राजस्थान में खेतरी तांबे के लिए, और हाँ, कर्नाटक की कोलार गोल्डफील्ड्स, वही जिस पर वो ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी, सोने के लिए मशहूर है। कोयले के बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो है कच्चा तेल, हमारी इकोनॉमी का लिक्विड इंजन। सोचिए, ट्रांसपोर्ट से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब कुछ इसी से तो चलता है। और गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल जैसे इलाके इसके बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। तो ये कच्चा तेल काम कैसे आता है? ये स्लाइड उसी के पीछे का साइंस बताती है। एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं भंजक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी के जरिए एक ही कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वैक्स जैसी कई अलग अलग काम की चीजें निकाली जाती हैं। तो अब जब हमने रॉ मटेरियल्स की बात कर ली, तो चलिए अब देखते हैं कि ये भारत के इंडस्ट्रियल हब्स में फिनिश्ड गुड्स में कैसे बदलते हैं। पता है, कुछ शहर तो अपने खास उद्योगों के लिए इतने फेमस हो गए हैं कि उनको निकनेम ही मिल गए हैं। जैसे मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, जो अपने पीतल के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और फिर फिरोजाबाद, जिसे अपनी कांच की चूड़ियों के लिए चूड़ियों का शहर कहा जाता है। और ये डाइवर्सिटी यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश का नेपानगर न्यूज़ प्रिंट यानी अखबारी कागज की इंडस्ट्री का हब है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर लकड़ी पर अपनी बेहतरीन नक्काशी और टिम्बर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और फिर आता है बेंगलुरु, जिसे एक बहुत ही खास नाम मिला है, भारत की सिलिकॉन वैली। ये शहर भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी उद्योग का धड़कता हुआ दिल है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की ओरिजिनल सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सेंटर है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि भारत का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ना, वो पुराने टेक्सटाइल मिल्स और बड़े बड़े सरकारी स्टील प्लांट्स का एक मज़ेदार मिक्स है। पहली सफल कॉटन मिल मुंबई में लगी थी, जबकि झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट सोवियत यूनियन के साथ मिलकर बनाया गया था। और सूरत, ये शहर तो डायमंड इंडस्ट्री का ग्लोबल हब है। ठीक है, तो हमने रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स की बात कर ली। अब जरा जूम आउट करके उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर नजर डालते हैं जो इन सबको मैनेज करता है। किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए ना, ये चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली है भूमि, मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी है श्रम, यानी इंसानी मेहनत। तीसरी है पूंजी, जिसमें पैसा और मशीनें दोनों आती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी इन सबको एक साथ लाने का विजन। ये एक बड़ा ही फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। ये बताता है कि बाजार में चीज़ों की कीमतें स्टेबल कैसे होती हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन कीमत वो पॉइंट होता है जहां खरीदने वाले जितनी मात्रा खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले ठीक उतनी ही मात्रा बेचने को तैयार होते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि जीएसटी ने भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को कितना कितना सिंपल कर दिया। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह ले ली, जिससे टैक्स सिस्टम को एक जैसा बनाने और बिजनेस करने में आसानी हुई। चलिए इस बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक छोटा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना और भारत ने इसे 1 जुलाई 2017 को अपनाया। ये नंबर भारत की मॉडर्न इकोनॉमिक जर्नी का शुरुआती पॉइंट दिखाता है। सोचिए, आज़ादी के ठीक पहले भारत की अनुमानित जीडीपी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। अब तक हमने इकोनॉमी के उन हिस्सों को देखा है जो हमें दिखाई देते हैं, पर अब चलिए उन अनदेखे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल और नेचुरल दुनिया की नींव हैं।
वो ताकतें जो सब कुछ मुमकिन बनाती हैं। तो चलिए साइंस सेक्शन की शुरुआत एक क्लासिक सवाल से करते हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इसका सीधा सा जवाब है लाइट स्कैटरिंग। होता यह है कि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वो हवा में बाकी रंगों से ज्यादा बिखर जाता है और आखिर में हमारी आंखों तक पहुंचता है। ये दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव है, एकदम बेसिक। ओम्स का नियम V = IR सिंपल सर्किट्स को कंट्रोल करता है, जबकि करंट का हीटिंग इफेक्ट H = I²RT ये बताता है कि बिजली के हीटर और टोस्टर जैसे डिवाइस आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए अब ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि कोई आवाज हमें कितनी तेज या धीमी सुनाई देगी। ये स्लाइड दिखाती है कि साइंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं और पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC वो मटेरियल है जो हमारे घरों में बिजली के तारों को सेफली इंसुलेट करता है। तो आखिर एक चींटी के काटने, बेकिंग सोडा और एक टमाटर, इन तीनों में क्या कनेक्शन है? जवाब है एसिड्स और बेस की सिंपल रोजमर्रा की केमिस्ट्री। एक ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन सब अलग अलग चीजों को जोड़ता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी डेली लाइफ में कितना कमाल का साइंस छिपा हुआ है।